नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर दरगाह में अदा की गई संदल की रस्म। उतारे गए संदल को ज़ायरीनों में किया गया तकसीम। नगर निगम आयुक्त के आखिर खुल ही गए त्रिनेत्र। आना सागर में अवैध निर्माणों के आसपास दिखी जलकुंभी और गंदगी हटाने के दिए निर्देश। रेल कर्मियों ने आयोजित किया विशाल रक्तदान शिविर। रक्तदान के लिए उमड़ा कर्मचारियों का सैलाब। व्यापारी के साथ हुए जानलेवा हमले और लूट की वारदात का खुलासा करने के लिए ज्ञापन। अजमेर के व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से की कठोर कार्रवाई की मांग। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स को लेकर आईजी पुलिस और कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक। लिए गए फैसले, दिए गए निर्देश। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स के मौके पर बीती रात दरगाह में संदल की रस्म अदा की गई, जिसके बाद
ख्वाजा गरीब नवाज की पवित्र मज़ार शरीफ से उतारे गए संदल को खादिमों द्वारा ख्वाजा के दर पर आने वाले ज़ायरीनों में तकसीम किया गया। ऐसी मान्यता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार से उतरे संदल को खाने से तमाम तकलीफें दूर होती हैं। आपको बता दें कि हर साल ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर खादिमों द्वारा संदल की रस्म अदा की जाती है और वहाँ मौजूद सभी ज़ायरीनों को संदल बांटा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हर साल जब सालाना संदल उतारा जाता है तो ज़ायरीन यहाँ पर जो मौजूद होते हैं उनको बतौर तबरुक दिया जाता है। और इस बार भी गरीब नवाज के 812वें उर्स मुबारक के ख़ास मौके पर जो ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको तबरुक दिया गया है संदल का, और वो पानी में डाल करके पीते हैं। इससे बड़ी बीमारी में उनको राहत मिलती है। तो ख्वाजा साहब के दरबार में अकीदतमंद जो यहाँ पर आते हैं और आकर के संदल यहाँ से लेकर के जाते हैं, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त वगैरह जो भी उनके मिलने जुलने वाले हैं उन सब के लिए भी संदल लेके जाते हैं। जो गैर मौजूद हैं उनको खुद्दाम ख्वाजा जब यहाँ पर उनके मेहमान लोग जब ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं तो उनको बतौर तबरुक भी संदल दिया जाता है। गरीब नवाज की बारगाह में रोज़ाना संदल पेश किया जाता है खिदमत के वक्त में, और उसको जब ज़ायरीन को साल में एक बार जब उतार के दिया जाता है तो ज़ायरीन अपने घरों में ले जाकर के पानी में डाल के पीते हैं। इसमें चंदन मिलाया जाता है और अपना गुलाब जल होता है, केवड़ा होता है, इतर वगैरह मिलाते हैं और मिला करके इसको तमाम ज़ायरीनों को बांटा जाता है। तो ये जो संदल है गरीब नवाज के बारगाह में जब अपनी अपनी अकीदत से, अपनी अपनी आस्था से ख्वाजा साहब के चाहने वाले संदल को लेकर के जाते हैं बतौर तबरुक और पानी में डाल करके वहाँ पर पीते हैं तो उनको जो राहत मिलती है और इससे दुख बीमारी दूर होती है। तो ख्वाजा साहब के दरबार में वो हर साल लेने के लिए और में ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं। ये ख्वाजा साहब के दरबार में उनके जो चाहने वाले हैं उनकी एक अपनी अकीदत है, और अपनी अकीदत से ही ख्वाजा साहब के दरबार में जो उनको रूहानी फैज़ ख्वाजा साहब के यहाँ से अता होता है तो ये वो जानते हैं और ख्वाजा साहब जानते हैं। नगर निगम आयुक्त ने आज 7 वंडर्स और पाथवे सहित बांडी नदी का निरीक्षण कर चारों तरफ आना सागर में फैली जलकुंभी का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आना सागर में जिस तरह से जलकुंभी लगातार बढ़ती जा रही है उसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस और उचित कदम उठाएं। नगर निगम आयुक्त ने आना सागर के चारों तरफ फैली गंदगी पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित सफाई ठेकेदार को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्दी सफाई व्यवस्था को बेहतर तरीके से करके आना सागर के चारों तरफ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया, जिसमें अब तक लगभग 250 से 320 ब्लड यूनिट का डोनेशन किया जा चुका है। महामंत्री एवं मंडल मंत्री ने जानकारी देकर बताया कि इस शिविर में 400 से 500 ब्लड यूनिट का टारगेट रखा गया था, जिसमें अब तक 300 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस रक्तदान शिविर के माध्यम से रेल मजदूर संघ कर्मचारी एवं उनके परिवारजन को आवश्यकता पड़ने पर रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। आपको बता दें कि इस शिविर के दौरान मुख्य अतिथि रेल प्रबंधन महोदय राजीव धनखड़, उत्तर पश्चिम मजदूर संघ के जनरल अध्यक्ष और कारखाना सचिव विनोद जी आदि उपस्थित रहे। जैसे आप सबको विदित है, हर वर्ष के भांति इस वर्ष 2024 जनवरी में भी उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल द्वारा एक विशाल रक्तदान का शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अभी लगभग 11:30 बजे का टाइम हो चुका है। लगभग 250 से 320 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है। जिस तरह से लोगों का प्रतिक्रिया आ रहे हैं, जिस तरह से भीड़ आपको देखने को मिल रहा है, मुझे उम्मीद है 500 से टारगेट हम, जबकि हमें उम्मीद था 400 होगा, लेकिन मुझे जिस तरह से भीड़ दिख रहे है उसमें 500 का टारगेट भी क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ प्रत्येक रेल कर्मचारी और उनका परिवारजनों को आवश्यकता पड़ने पर रक्त का उपलब्धता सुनिश्चित करता है। जी, आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री राजीव धनखड़ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ का जोनल अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद मेहता जी ने भी भाग लिया है। इसमें ऑल इंडिया रेलवे SC/ST एसोसिएशन की कारखाना सचिव श्री विनोद जी, OBC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मंडल अध्यक्ष श्री कालू सिंह जी गुजर सहित सभी हमारा सिस्टर संस्थाएं का प्रतिनिधि भी इस शिविर में भाग लिया। UPRMS की अजमेर मंडल के सभी ब्रांच, साथ साथ कारखाने का 3 ब्रांच प्लस स्टोर, लगभग कारखाना समूह का 4 ब्रांच प्लस डिवीजन से आबू रोड या उदयपुर को हमने अलग रखा है, और मारवाड़, ब्यावर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, अजमेर के स्थानीय ब्रांचों में जैसे ऑपरेटिंग 1, ऑपरेटिंग 2, इंजीनियरिंग, मेडिकल और JLO और अकाउंट्स, सभी शाखाओं से बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ अजमेर ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर बनाया है, का आयोजन किया है, जिसमें कि
मुझे बताया गया है कि 250 यूनिट से ज़्यादा लोग अभी तक रक्तदान दे चुके हैं। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉलंटियर्स जो रेलवे कारखाने से, रेलवे मंडल से, रेलवे कर्मचारी परिवार और बाहर से भी जरूर आए होंगे, वे सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ा दान है, उसके लिए हमारे अजमेर के रेलवे परिवार से जुड़े हुए लोग तो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जानकर देख कर बहुत खुशी हुई। अरेंजमेंट सभी किए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स के लोग भी आकर के ब्लड बैंक में लेकर जा रहे हैं। इनके रिफ्रेशमेंट का इंतजाम, इनके आराम करने का इंतजाम, बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। इसके लिए मैं उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही इस वर्ष भी हमारे प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय केशव एच कुलकर्णी जी, जिनका जन्म दिवस 11 तारीख को है, उनकी स्मृति में हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन सारे जोन में करते हैं। आज अजमेर के अंदर हो रहा है। आप यहाँ पे स्थिति देख ही रहे हैं, लगभग 250 से ज़्यादा यूनिट कंप्लीट हो चुका है और लक्ष्य हमारा करीब 600 यूनिट का है। और ये जो ब्लड है, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने 2006 से रेलवे एम्प्लॉइज को और उनके परिजनों को जरूरत के समय रक्त उपलब्ध कराने की गारंटी ली है। उसी दिशा में हम लोग सारे जोन के ऊपर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर सब जगह रक्तदान का शिविरों का आयोजन करते हैं। मैं इस मौके पे सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। डीआरएम साहब ने हौसला अफजाई करी, मैं डीआरएम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे काम हो रहे थे इन दिनों। अभी 4 दिन का हमारा कमिट एक्शन चला था ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। फर्दर आगे और एक्शन जो नेशनल लेवल पे लिया जाएगा उस पर हम एक्शन करेंगे। आज यहाँ पे है, जयपुर में भी चलता है, बांदीकुई, जोधपुर, बीकानेर, सिरसा, हिसार, इतनी सारी जगह हम लोग करते हैं रक्तदान शिविर। और रेलवे कर्मचारी उनके परिजनों को गारंटी है और साथ में स्टेट के लिए भी छोड़ते हैं। इतना कर लेते हैं कि लगभग हमारे 1200-1300 यूनिट टोटल रेलवे एम्प्लॉई का साल भर में खर्चा होता है इसका, और उससे ज़्यादा 2000 से भी ज़्यादा टोटल यूनिट हमारे इकट्ठे होते हैं, तो वो हम स्टेट के लिए भी छोड़ते हैं। अजमेर में बुधवार को व्यापारी के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज व्यापार संघ द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और व्यापारी संघ की सुरक्षा और इस तरह की घटना वापस न दोहराए जाने की मांग की गई। साथ ही भरी दोपहर और चलते बाजारों में आए दिन होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने का आग्रह भी किया गया। परसों रात को मोहनिया इस्लामिया के सामने न्यू नोवेल्टी के नाम से एक रेडियो और अपने मोबाइल की दुकान है, उस पे चलते बाजार के अंदर इसी शानदार घटना करी है सामाजिक तत्वों ने। फिर उसने अंदर घुस करके उनका सर फाड़ दिया, फिर उसके बाद में इनसे रुपए की मांग करी, फिर रुपए नहीं दिए, फिर गले में से रुपए निकाल करके भाग लिए। इस तरह की चलते बाजार में अगर घटना व्यापारियों के साथ होंगी तो व्यापारी कहीं भी सेफ नहीं है। हम अजमेर शहर व्यापार महासंघ के हिसाब से हम व्यापारी सब मिलकर के यहाँ पर आए हैं और हमारे अधीक्षक साहब से, एसपी साहब से हमने गुहार की और हमने अपना ज्ञापन दिया कि व्यापारियों की सुरक्षा की जाए और इस तरह की घटना दोबारा न घटे। इस तरह की आए दिन घटना हो रही है, कभी किसी के गले के ऊपर ब्लेड मार करके और मोबाइल छीन के ले गए, कभी ये चलते बाजार में उल्टी, ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं इसमें अंकुश लगाया जाए। और जो एलिवेटेड ब्रिज के नीचे जो असामाजिक तत्वों का और नशेड़ियों का अड्डा जो बना रखा है, ये ई रिक्शा वाले जितने भी हैं, ये लोग आज की तारीख के अंदर नशा भी करते हैं और बांग्लादेशी जो इनकी आई विटनेस होनी चाहिए, आईडी चेक होनी चाहिए। इस तरह के घटनाक्रम करने वाले ये सामाजिक तत्व और ये बाहर के लोग जो अजमेर में आकर के मेले के टाइम पर अभी काफ़ी बाहर का वो आता है जेब कतरा, ये तो इस तरह की हमने आज इनको अपने हिसाब से आश्वासन दिया। आपको आश्वासन हमें पूरा मिला है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके ऊपर बहुत गौर करूंगा और दूसरी बात आगे से ऐसी घटना नहीं होगी, हम गश्त बढ़ाएंगे और आप लोगों को पूरी व्यापारियों को पूरी सेफ्टी दी जाएगी, ये हमारे को आज अधीक्षक साहब ने बोला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स को लेकर आज अजमेर पुलिस लाइन ग्राउंड में आईजी और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। आईजी ने जानकारी देकर बताया कि उर्स पूरे अजमेर जिले के लिए एक बड़ा आयोजन है,
जिसके तहत राजस्थान और अजमेर रेंज से काफी संख्या में जाप्ते का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उन्होंने बताया कि आज समस्त जाप्ता अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी के संबंध में एक ब्रीफिंग की गई, जिसमें सभी को ड्यूटी से संबंधित आवश्यक जानकारियां और ड्यूटी से जुड़े कर्तव्यों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि इस ब्रीफिंग का मुख्य उद्देश्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से उर्स मेले को सफल बनाना है। वहीं दूसरी ओर यातायात से संबंधित सभी परेशानियों के लिए एक अलग से जाप्ता तैनात किया गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा आयोजन है अजमेर ज़िले के लिए भी और पूरी रेंज के लिए भी। इसके लिए पूरे राजस्थान से और अजमेर रेंज से काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में जाप्ते का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आज हमने पूरे जाप्ते की, अपने अधिकारियों की और कर्मचारियों की यहाँ उनकी ड्यूटी के संबंध में ब्रीफिंग की। उनको समझाया है कि ये ड्यूटी में उनसे क्या अपेक्षा है, देश भर से जो ज़ायरीन दरगाह में आएंगे उनके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है, उनको किस तरह से फैसिलिटेट करना है ताकि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे, ज़ायरीनों को कोई समस्या ना आए। इस संबंध में सभी को ब्रीफ किया गया है। उनके ड्यूटी पॉइंट्स के बारे में व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है। तो हमारे प्रयास ये है कि सारे तमाम फोर्स, प्रशासन सबके द्वारा मिलकर इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। देखिए, यातायात व्यवस्था के लिए भी अलग से जाप्ता लगाया गया है जो पूरे रेगुलेशन का काम करेंगे। ट्रैफिक का जो कायड़ विश्राम स्थली है वहाँ से लेकर दरगाह तक के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। पार्किंग के लिए भी विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। तो इन सारे जो भी पहलू जायरीनों की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत बंदोबस्त पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
बिजली सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स के मौके पर जन्नती दरवाजा खोल दिया गया है। दरवाजे के खुलने से जियारत के लिए जायरीनों में होड़ मचती नजर आई। परंपरा के अनुसार हिजरी संवत के जमादी उस्सानी महीने में जन्नती दरवाजा उर्स में आने वाले जायरीन के लिए खोला जाता है। इसी परंपरा के अनुसार यह दरवाजा कुल की रस्म अदा होने के बाद बंद कर दिया जाएगा। दरबार ख्वाजा ने जानकारी देकर बताया कि यह दरवाजा साल में इतने लंबे समय के लिए केवल उर्स के दौरान ही खुलता है। सुबह से ही जायरीनों का तांता यहाँ लगा नजर आया। उन्होंने बताया कि दरगाह में स्थित जन्नती दरवाजा साल में 4 बार खुलता है। सबसे अधिक 6 दिन के लिए गरीब नवाज के उर्स के मौके पर खोला जाता है। इसके बाद एक दिन ईद उल फितर के मौके पर, एक दिन बकरा ईद के मौके पर और एक दिन ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्मान हारूनी के सालाना उर्स के मौके पर यह दरवाजा खुलता है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाजा साल में 4 बार खोला जाता है। ईद के खास मौके पर, ईद के छठे दिन पर और गरीब नवाज के जो ईद मुर्शद का उर्स रहता है, उस्मान हारूनी का उर्स 6 शवाल को होता है तो उस वक्त खोला जाता है। उसके बाद बकरीद में खोला जाता है। रजब का चांद दिखाई देने से चांद रात से खोला जाता है और चांद रात से लगातार 6 रजब तक खुला रहता है, जिसमें लाखों लोग आकर के ज़ायरीन यहाँ पर तवाफ लगाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, धागे बांधते हैं, अर्जियां पेश करते हैं और जब मन्नतें पूरी होती है तो आकर के शुक्राना भी अदा करते हैं, धागे भी खोलते हैं, अर्जियां भी जो गरीब नवाज ने पेश की है उसका शुक्राना अदा करते हैं। तो गरीब नवाज की बारगाह में अपनी अपनी अकीदत का मामला है। दूर दूर से चाहने वाले यहाँ पर आते हैं और अपनी अकीदत से वहाँ पर तवाफ लगाते हैं। उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। गरीब नवाज उनको बार बार बुलाते हैं। अगर जन्नती दरवाजा खुला रहता है, कल चांद रात है और चांद रात में सुबह 4 बजे जन्नती दरवाजा खोला जाएगा। चांद नहीं दिखाई देने पर जन्नती दरवाजा बंद कर दिया जाता है और अगर चांद कल दिखाई देता है तो लगातार ये 6 दिन के लिए जन्नती दरवाजा खुला रहेगा, जिसमें लाखों की तादाद में ज़ायरीन आकर के तवाफ लगाएंगे, अपनी अपनी मुरादें मांगेंगे। अजमेर सब्जी मंडी में लंबे समय से सड़क और प्लेटफॉर्म की दुर्दशा को लेकर आज तमाम व्यापारी महासंघ के साथ टेम्पो यूनियन ने रोड पर टेम्पो खड़े करके आवागमन को बंद किया और प्रशासन के खिलाफ सड़क की दुर्दशा को लेकर प्रदर्शन किया। सागर मीणा ने जानकारी देकर बताया कि काफी लंबे समय से व्यापारिक संघ और टेम्पो चालक की मूलभूत सुविधाओं पर मंडी सचिव द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिससे टेम्पो चालक और व्यापारी संघ को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा और अब भी उठाना पड़ रहा है। इसके चलते आज लगभग 300 टेम्पो चालकों ने सामूहिक हड़ताल कर आवागमन का रास्ता जाम कर दिया और सड़क की दशा सुधारने की मांग की। वहीं उन्होंने बताया कि काफी देर हड़ताल करने के बाद मंडी के सचिव से बात करने के पश्चात 1 महीने के अंदर सड़क का निर्माण करने का आश्वासन दिया गया, जिसकी सहमति पर सभी व्यापारियों व टेम्पो चालकों ने पुनः आवागमन का रास्ता खोल दिया। मंडी वाले व्यापारी एसोसिएशन और ये टेम्पो यूनियन वालों की काफी लंबे समय से इनकी मूलभूत जो सुविधाएं जैसे रोड हो गई और प्लेटफॉर्म वो जर्जर अवस्था में है और मंडी वालों के पास केवल एक ही बहाना है कि हमारे पास फंड नहीं है। व्यापारी जो आड़ती आता है उनसे पैसे लेते हैं, ये व्यापार अपना करेंगे। लोडिंग टेम्पो वाले की ये कहना है कि हम 300 रुपये कमाते हैं और 600 रुपये का टेम्पो में नुकसान हो जाता है, हम टेम्पो की किस्त नहीं भर पा रहे। इतने परेशान है ये लोग कि इनका जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल है। इन्होंने आज सुबह 6 बजे से 300 टेम्पो वालों ने लंबा एक रूट बना के व्यवस्था से किसी प्रकार की आमदनी नहीं हो, मंडी का व्यापार आवागमन बंद है। अभी जाके आवागमन चालू हुआ है, ना माल लोड हुआ है ना अनलोड हुआ है। अगर 1 महीने के अंदर, आज सेक्रेटरी साहब ने, अभी मैंने बात करी, सेक्रेटरी साहब 6 बजे से ये लोग कंटिन्यू मांग कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब नहीं आए। अभी जाके सेक्रेटरी साहब आए। ये लोग सुबह से कंटिन्यू सेक्रेटरी साहब का इंतजार कर रहे थे। अभी आश्वासन दिया है सेक्रेटरी साहब ने कि 1 बजे ये इसकी रिपोर्ट चाहिए इनको करवा देंगे और 30 दिन के अंदर यदि रोड नहीं मिला तो टेम्पो वाले सब मिलकर मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे, जिसका जिम्मेदार मंडी प्रशासन है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मंडी समिति रोड नहीं बना रखी है, रोड वास्तव में खंडित भी हो रखी थी। तो अपन ने क्या प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेज रखा था। मंडी समिति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है क्योंकि मंडी शुल्क लगे है नहीं मंडी समिति पे, तो इस कारण से मंडी की आमदनी खत्म हो चुकी। जो कृषक शुल्क मिलता है वो राज्य सरकार कृषि विपणन बोर्ड के पास जाता है, मंडी के पास 1 रुपया भी नहीं है। हमने अभी लोन लेकर भी कोशिश करी थी कि भाई कैसे भी मंडी की रोड बन जाए, रोड खंडित हो रखी है। कुछ प्लेटफॉर्म पे भी प्रॉब्लम हो रखी है जो कई वर्षों से इसमें मरम्मत का काम नहीं हो पाया। लेकिन अब हमने लोन लेके या हमारे पास कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाओं से कुछ ये काम कराकर रोडों का तो बनाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि रोड खंडित होती जा रही धीरे धीरे। गेट के पास की रोड तो ज़्यादा खंडित हो गई। इनको इसलिए टेम्पो वाले कई बार कह चुके थे, मतलब अभी महीने 20 दिन से, तो लेकिन इनको समझाया था कि भाई मंडी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जल्दी अतिशीघ्र बना लिया जाएगा रोड का।
और कुछ टेम्पू बाहर के भी आ गए थे। इस कारण मंडी समिति के टेम्पू तो 150 ही हैं, इतने नहीं हैं। और किसानों का माल अंदर आ रहा जा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन कुछ टेम्पो वाले ये कह रहे थे कि भाई हमारी ये रोड बन जाए तो हमारे टेम्पुओं को नुकसान नहीं। तो अब हम एक अभियान चलाएंगे रोड बनाने का जल्दी ही, पैसा का या लोन से या जैसे भी मंडी की स्थिति होती है उस हिसाब से। रोड ये रोड करीबन 4 साल से नहीं बन रही। हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव भी भेजते थे, लेकिन मंडी की पास पैसा नहीं होने के कारण, क्योंकि मंडी समिति ऑटोनोमस बॉडी है, ये यहीं से आय होगी और यहीं पे खर्च होना था इसमें, और गवर्नमेंट स्वीकृति देती है इस चीज़ की। रोड की समस्या और हमारे प्लेटफॉर्म की समस्या को लेके जो टेम्पो वालों ने हड़ताल करी है, 300 टेम्पो वालों की हड़ताल करी गई थी, ना माल आवक ना जावक। इस तरह से हमारे व्यापारी को बहुत परेशान हुई थी। पर ये टेम्पो वाले भी अपनी जगह पे सही है, इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है डेली। हमारे सेक्रेटरी साहब को पहले भी हमने बोल रखा था, पर सेक्रेटरी साहब ने आज हमारे को आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर काम चालू किया जाएगा। अभी टेम्पो आने जाना चालू हो चुका है। सेक्रेटरी साहब ने हमारे को ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद टेम्पो वालों ने आवक जावक चालू करी। कितने साल से समस्या आ रही है? ये 5 साल से समस्या आ रही है। पर हमारे सेक्रेटरी साहब का कहना यही है, तरह की परेशानी आती है आपको? हमारे प्लेटफॉर्म के रोड से ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या प्लेटफॉर्म और रोड की है। और हमारे सेक्रेटरी साहब का ये कहना था कि हमारे बहुत टाइम तक फंड में पैसे नहीं थे। अब उनका आश्वासन यही है कि फंड में पैसे आ चुके हैं और 1 महीने के अंदर अंदर काम चालू किया जाए। अयोध्या में 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अजमेर के आजाद पार्क में होने वाले श्री राम 100 अरब मंत्रों की परिक्रमा कार्यक्रम को लेकर आज भूमि पूजन का आयोजन कर शुभारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार अजमेर आजाद पार्क को अयोध्या नगरी बनाकर 8 दिनों तक भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित होने जा रहा है। उसी के तहत अजमेर में ये जो अयोध्या नगरी है, ये आजाद पार्क है, इसमें आज भूमि का पूजन हुआ है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री राम महामंत्रों के 100 अरब मंत्रों की परिक्रमा का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। प्रतिदिन प्रातः 8 से साढ़े 8 बजे तक महापरिक्रमा का आयोजन होगा। उसका आज भूमि पूजन यहाँ पर हुआ है और ये भव्य आयोजन जो है एक ऐतिहासिक आयोजन बनेगा। इसमें लोगों की आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है। उन्होंने राम नाम के 100 अरब मंत्रों का संकलन किया हुआ है। ये एक अनूठा प्रयोग पूरे देश भर में होने जा रहा है। आज आनंद प्रकाश जी अरोड़ा मुख्य जजमान है, कमल प्रकाश जी, उमेश जी, सत्यनारायण जी बंसाली, राजेश जी तमोली, इस प्रकार के जो धर्म प्रेमी जितने भी बंधु आज यहाँ पर सब उपस्थित। आज ये हमारी सनातनी परंपरा है कि कोई भी जो दिव्य आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है, प्राण प्रतिष्ठा है, कुछ भी होती है तो पहले भूमि पूजन किया जाता है। उसी के तहत हमने भी यहाँ परिक्रमा के तहत भूमि पूजन किया। EPS 95 पेंशनर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आज रीजनल चौराहा स्थित भविष्य निधि संगठन कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और महंगाई भत्ता में पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की। अजमेर जिला सेक्रेटरी चिरंजी लाल कुमावत ने जानकारी देकर बताया कि EPS 95 बेंच को सरकार द्वारा मात्र 1100 रुपए पेंशन दी जा रही है, जिसे लेकर सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई में इस राशि से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है और सरकार को इस ओर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वह सरकार से कोई खैरात की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके कार्यालय में काटे गए भुगतान के ब्याज का पैसा मांग रहे हैं और अब सरकार से अनुरोध है कि वह उनकी पेंशन राशि 1100 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करे, जिससे कि इस महंगाई के ज़माने में सभी पुराने पेंशनर्स का गुजारा अच्छे से हो सके। हमारा जो प्रदर्शन है ये EPS 95 पेंशनर्स का जो पेंशन के संबंध में जो हमको जो पेंशन मिनिमम 1100 रुपये मिलती है और हमारे द्वारा पेंशन फंड हमारी तनख्वाह में से निरंतर कभी 450 और कभी 570 रुपये तक हमने पेंशन कटवाए। पेंशन फंड में पैसा कटवाने के बावजूद भी हमारे को पेंशन नाम मात्र की मिलती है। ऐसे समय में इस महंगाई के ज़माने में हमारा घर खर्च चलना असंभव है। 1100-1200 रुपये में एक कर्मचारी क्या कर सकता है। और हमने जो हमारे जो संघर्ष समिति के कमांडर रावत साहब हैं, उनके निर्देशन में, उनके आदेश अनुसार प्रांतीय EPS के कार्यालय पर हमारे को जो प्रदर्शन हेतु जो निर्देशित दिया गया था, उस संदर्भ में आज हम उपस्थित हुए हैं और इस श्रम मंत्रालय कार्यालय के अधिकारी महोदय के द्वारा हम केंद्र तक हमारे संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का तुरंत निराकरण करें। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे सरकार से, हम भारत सरकार से बिल्कुल खैरात नहीं मांग रहे। हम हमारे कटे हुए पैसे से, हमारे पैसे के ब्याज से ही हम पेंशन मांग रहे हैं। हमारी मूल मांग ये है 7500 प्लस DA और मेडिकल सुविधाएं
यही हमारी मांग है। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। परंतु प्रांत जो हमारे जो श्रम मंत्रालय के मंत्री महोदय हैं, वो सांसद महोदय हमारे अजमेर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो हम तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाने के लिए आपसे निवेदन करते हैं और हमारी आवाज़ को अवश्य पहुंचा। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और अजमेर में पिछले 6 महीने से पोल्ट्री फार्म पर मजदूरी कर रहा है। आज दोपहर को उसकी 16 वर्षीय बेटी अचानक से लापता हो गई और फोन भी साथ ले गई। पिता को शक है कि उनकी बेटी को कोई बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। प्रदेश घुमंतु गाड़िया लोहार विकास समिति द्वारा उर्स मेले के दौरान भूमि आवंटन राशि कम करने को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर सभी मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई। गाड़िया लोहार विकास समिति अध्यक्ष ने बताया कि मजदूरों द्वारा उर्स के बड़े मेले में दुकान लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कई तरह के मेले लगाए जाते हैं जिनमें दुकानों की किराया राशि कम ली जाती है, लेकिन उर्स मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत अधिक होता है, जिसके चलते मजदूरों द्वारा कमाई गई राशि किराया भुगतान में ही चली जाती है और मजदूरों के पास घर चलाने तक की राशि नहीं बचती। इस संदर्भ में आज सभी मजदूरों द्वारा भूमि आवंटन राशि कम करने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सर यूँ है
कि ये उर्स का मेला आता है, इससे महीने भर पहले हम हमारा जो बेचने का सामान होता है हम स्वयं खुद हाथ से बनाते हैं और कुछ सामान बाहर से भी लाना पड़ता है। तो हम क्या साहब ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि साहब ये मेला है तो हमारी अच्छी कमाई हो जाए। राजस्थान में कई मेले लगते हैं, बाकी इतना किराया नहीं लिया जाता है साहब। जब 786 उर्स का मेला लगा था तब हमसे कोई किराया नहीं लिया गया था, और अभी जो मेला लगा है पिछले साल उसमें हमारी 3,000 रुपये की रसीद काटी गई थी, और अभी ये डायरेक्ट 30,000 रुपये की बोल रहे हैं। हम गरीब गाड़ियाँ लोहार 50,000 रुपये कमा लेंगे क्या सर, ये बताओ 50,000 रुपये कमा लेंगे क्या हम इतने गरीब हैं कि सुबह करो तो शाम को नहीं, शाम को करो तो सुबह नहीं। तो किराया देने की बात है, किराया देने की बात है तो किराया हम अपने हिसाब से देंगे। डोनेशन है, ये किराया नहीं डोनेशन है, डोनेशन हम अपने हिसाब से देंगे। अब यूँ है साहब, जिला उद्योग केंद्र के अंदर भी जो दरगाह की डोनेशन रसीद है ये मान्य नहीं है, क्योंकि मेला प्रदर्शनी स्टॉल जहाँ लगाई जाती है हमें हस्तशिल्पियों को, गाड़ियाँ लोहारों को, जो इसमें क्या है कि जिला उद्योग केंद्र पुनर्भरण के लिए TADA सहित किराया आधा भी देता है। तो हम उनसे संपर्क किया, जिला उद्योग केंद्र वाले बोलते हैं आपने तो डोनेशन दिया है, हम आपको नहीं देंगे, किराए की रसीद लाओ आप। ये कायड़ विश्राम स्थली में दरगाह नाजिम से बात हुई है सर, अब जाएंगे उनके पास। अभी जिला कलेक्टर साहब से मिला हूँ, SP साहब और अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब के पास अब जाएंगे हम। कलेक्टर साहब ने बोले करेंगे कोशिश क्या करेंगे साहब। एक बात है, अब मेला कितने दिन का रह गया, 5 दिन का रह गया मेला। 5 दिन के अंदर हमारा सामान पड़ा हुआ रह जाएगा सर। सब हम 15-20 हज़ार रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये का। कितने व्यापारी आप? हम करीब 100-150 व्यापारी हैं। अब क्या करेंगे? हम धरना देंगे साहब, धरना देंगे, हमारे बच्चों को लाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे हम। DAV कॉलेज अजमेर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस आयोजन को स्वदेशी जागृत मंच, VMOU कोटा यूनिवर्सिटी और नेहरू युवा केंद्र अजमेर के नेतृत्व में आयोजित करवाया गया है। MDSU के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि इस आयोजन के दौरान मुख्य टारगेट स्वरोजगार को रखा गया है और 2047 तक समृद्ध भारत और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने के प्रयास के संदर्भ में कुछ उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। वहीं इस आयोजन में उपस्थित सभी उद्योगपतियों ने विद्यार्थियों को रोजगार लेने नहीं बल्कि देने लायक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। आज दयानंद महाविद्यालय में कार्यक्रम था युवा दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। आज जो मेन फोकस रहा वो एंटरप्रेन्योरशिप पर, ये रोज़गार के अवसर पे रहा। युवाओं से बात की गई कि किस तरीके से वो नौकरी देने वाले बने और कैसे वो राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं उद्यमिता के जरिए। विकसित भारत 2047 की इस यात्रा में रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और कॉलेज प्रशासन साथ में अजमेर इंडस्ट्री के मेरे साथी सभी ने इस पर एक अच्छा मंथन किया और युवाओं ने इस बात पर आज प्रण लिया कि वो उद्यमिता का रास्ता अपनाएंगे। 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद जयंती है और इसको पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमने आज कॉलेज में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज के कार्यक्रम के आयोजन में स्वदेशी जागरण मंच और VMOU कोटा यूनिवर्सिटी और नेहरू युवा केंद्र अजमेर ये सहभागी हैं सारे कार्यक्रम में। और आज मुख्य हमारा जो टारगेट था, मुख्य हमारा जो फोकस था वो था स्वरोजगार। भारत को 2047 में जो समृद्ध भारत और जो हमारा डेवलप्ड नेशन हमने बनाना है, उसके लिए हमें आज से ही प्रयास शुरू करने होंगे। और हमने आज कुछ उद्योगपतियों को बुलाया, जैसे चोयल साहब हैं, और उन्होंने बच्चों को ये संदेश दिया है कि हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। अगर सभी नौकरी करेंगे तो मालिक कौन होगा फिर। तो इसी संदेश के साथ कि पूरे भारत में 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% लोग जो है वो स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं, और उसमें अगर हम मेहनत करेंगे तो 2047 तक अवश्य ही भारत एक उन्नत राष्ट्र बनेगा। के अवसर पर DAV महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। भारत में बेरोजगारी की समस्या प्रबल है और ये बढ़ती जा रही है। इसके लिए विशेष चिंता जाहिर की जाती है हमेशा। इसका कारण यह है कि बेरोजगारी का अभाव या रोजगार का अभाव इसलिए है क्योंकि रोजगार देने वालों का अभाव है।
अब भारत में अंग्रेजों का एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा, उसके बाद कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा शासनकाल रहा या प्रभाव काल रहा, जिस कारण से जो रोजगार प्रदाता वर्ग है उसको हतोत्साहित किया गया, उसको एक घृणित दृष्टि से देखा गया। हमारी सारी मूवीज़ में, हमारे सारे सीरियल्स में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको एक नकारात्मक छवि के साथ दिखाया जाता है, उसको एक बदनाम किया जाता है। इस कारण से हमारे समाज के जो नए युवा हैं, बच्चे हैं, उनका रुझान कभी भी रोजगार प्रदाता के रूप में नहीं होता। अगर हम आज आकलन करें तो भारतवर्ष में किसान को मैं उद्यमी मानता हूँ, किसान वर्ग को छोड़ दें तो लेस देन 1% और शायद इससे भी कम ही रोजगार प्रदाता हैं, बाकी सबको नौकरियाँ चाहिए। अब सबको नौकरियाँ चाहिए लेकिन नौकरियाँ देने वाला नहीं चाहिए तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस मिसबैलेंस को अब सही करना है। भारत सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हमने ये देखा है कि इस विषय पे बातचीत चालू हुई है, नए नए आयाम तय किए जा रहे हैं, स्वरोजगार के कार्यक्रम, स्वावलंबन के कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम चालू किए जा रहे हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि भारत में ये माहौल पुनः बदले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स में 14 जनवरी को पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीनों को लेकर अजमेर केंद्रीय बालिका विद्यालय में व्यवस्थाओं का निरीक्षण प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसमें बची हुई शेष सभी व्यवस्थाओं को आज पूरा कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार उर्स मेले में दरगाह जियारत के लिए 500 से अधिक पाकिस्तानी ज़ायरीनों ने वीज़ा के लिए आवेदन किया था, जिसमें लगभग 400 ज़ायरीनों के आने की संभावना है। वहीं उर्स मेले में आने वाले ज़ायरीनों के लिए नगर निगम को स्कूल में रंग रोगन और सफाई की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए थे, जबकि पाकिस्तान ज़ायरीनों के खाने पीने के लिए रसद विभाग को जिम्मेदारी दी गई। पाकिस्तानी ज़ायरीनों के लिए ठंड से बचाव के साधन भी स्कूल में उपलब्ध रहेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों से भी बातचीत की गई है और बची हुई शेष तैयारियों को आज पूरा कर लिया जाएगा। के तहत दोनों देशों के तीर्थयात्री एक दूसरे देशों में आते जाते रहते हैं विभिन्न कार्यक्रमों पर। इस बार हर साल की तरह 812वें उर्स में 2024 में जनवरी 14 को पाकिस्तानी यात्रियों का जत्था यहाँ आ रहा है। 500 लोगों ने आवेदन किया है लगभग, और उनमें से 400 के लगभग लोग यहाँ आने की सूचना प्राप्त हुई है। उनके लिए अजमेर शहर के केंद्रीय बालिका विद्यालय पुरानी मंडी में ठहरने की व्यवस्था की गई है। स्कूल खाली करवा लिया गया है और सफाई की व्यवस्था रंग रोगन हो गया है। शेष बिजली, पानी, गर्म पानी, तकिए, बिस्तर, टेलीफोन, मेडिकल डिस्पेंसरी और भोजन के लिए भी एक रेस्टोरेंट और नाई और धोबी की व्यवस्था भी की जा रही है। पाक जत्थे के यात्री दरगाह में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दरगाह में 7 दिन तक लगभग कई प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम उसके दौरान होते हैं। यहाँ से एक एक समूह में उनको जाने दिया जाएगा और हर समूह के साथ राजस्थान सरकार के CID के कुछ कार्मिक उनके साथ रहेंगे और उनको उनके लिए निर्धारित स्थानों पर उनके साथ जाएंगे और उनको वहाँ ले जाएंगे। दरगाह में भी वो लोग अपनी इबादत कर सकें, अपने धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कर सकें, इसके लिए उनको इजाज़त रहेगी। अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है सरवाड़ वाले की। इनके आने का कार्यक्रम जब आएगा इनका तब उसका यहाँ पर शिक्षा विभाग, नगर निगम, बिजली, पानी और मेडिकल, इन डिपार्टमेंट्स की सेवाएं ली जा रही हैं। अजमेर शहर में चोरी, नकबजनी और लूट के होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने व आगामी 812वें उर्स और लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु अजमेर के समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान दरगाह थाना पुलिस ने चोरी की वारदात करने वाली सक्रिय गैंग को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार गैंग के कब्जे से 24 कीमती मोबाइल फोन जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत 8,90,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं दरगाह थाना पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों के खिलाफ पूछताछ और कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को ACP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अजमेर के अराई में एक कंप्यूटर ऑपरेटर और दलाल को 24,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया और आज न्यायालय में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय द्वारा 25 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ये कोई तहसील का मामला है, रजिस्ट्री का। परिवादी ने शिकायत की थी, इसमें हरिराम जो परिवादी थे कि भाई 24,000 रुपये मांग रहे, मेरे रजिस्ट्री वो तैयार करके नहीं दे रहे, जिसमें कल ट्रेप कार्रवाई की गई। इसमें 24,000 रुपये लेते ये पकड़े गए। एक तो राकेश कुमार जो कनिष्ठ लिपिक है और एक स्टाम्प वेंडर है जो अजीत पाल सिंह, ये अराई की। अभी इनको न्यायालय में आज पेश किया है कि 25 जनवरी तक इनको हरिराम शिकायत करता है। हाँ, 24,000 रुपये एक मुश्त बरामद हुए। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
है।